नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे युवा लोग कर रहे हैं। हो सकता है 2026 के प्रीलिम्स के बाद कुछ लोग डीमोटिवेट हुए हों, नहीं कर रहे हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं जो इस वक्त इस पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैं खुद इस एग्ज़ाम को दे चुका हूँ, 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। तो मुझे ये 2 कैटेगरीज़ ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंशिएशन पता है, क्योंकि 6 से 7 साल से मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी आंखों के सामने गुजरता हुआ देखता हूँ। इस वजह से मैं ये आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सिलेबस कवरेज वाली कैटेगरी में आते हो, तो आपको सिलेबस कवरेज से सिलेबस कंप्लीशन वाली कैटेगरी में आना होगा। कवरेज का मतलब है कि मैं सबसे पहले तो किताबें, रेफरेंस बुक्स जो भी है, लक्ष्मीकांत बताई गई, मुझे स्पेक्ट्रम बताई गई, है ना, जो भी सब्जेक्ट्स की जो भी रेफरेंस बुक्स मुझे बताई गई वो मैंने पढ़ डाली, मैंने पढ़ दी, तो मेरा सिलेबस कवर हो गया। मुझे फलाना टीचर के वीडियोस मिल गए थे, कहीं से मिल गए थे, कहीं मैंने कोर्स लगा लिया था, उनके मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, तो वो मेरा हो चुका है। मैंने बहुत सारे टेस्ट कर लिए हैं सॉल्व, 30-35 एमसीक्यू वाले टेस्ट कर लिए हैं। मैंने बहुत सारे मेंस के आंसर्स लिख लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मैं जो टेस्ट सीरीज लगाई हुई है मैंने उसके टेस्ट करता हूं। पहला सब्जेक्ट पढ़ रहा, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ते टाइम पहला सब्जेक्ट मुझे कंप्लीटली भूल जाता है, ब्लैंक हो जाता है, और इस सब्जेक्ट को मुझे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो याद आएगा। ये वैसी निशानियां हैं, ये वैसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको अपने अंदर पहचानने। अगर आपको नजर आ रहे हैं तो प्लीज इन पे काम करना शुरू करें। काम करने के लिए आपको यह देखना है कि किस तरफ आपने जाना है। एक ऐसे कैंडिडेट जिसके पास रैंक लाने का मौका हो जाता है, और अगर भगवान की रहमत रही तो आईएएस भी बन सकता है। इस कैंडिडेट ने पढ़ाई की है, लेकिन साथ साथ उसने डेली बेसिस पे यह देखा है कि मुझे कितना रिटेंशन और रिकॉल आ रहा है। ये रिटेंशन और रिकॉल देखने के लिए उसने अपने शरीर और दिमाग को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कष्ट दिया, यानी एक्स्ट्रा पेन दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ पेन इन्फ्लिक्ट करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग दिस। आई एम सेइंग कि जनरली जो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, उस कंफर्ट जोन में हमें पढ़ना बहुत पसंद आता है। मैंने विजयनगर एम्पायर के बारे में जब पढ़ा, तो उस चैप्टर को पढ़ के मुझे इतना मजा आया, मुझे इतनी चीजें जानकारी मिली कि विजयनगर एम्पायर के अंदर का जो आर्किटेक्चर है कितना बेहतरीन है, कितने सुंदर सुंदर वहां पे टेम्पल्स हैं, उनके स्कल्पचर्स हैं, उनके वॉल म्यूरल्स हैं, उनके सेलिब्रेशंस जहां पे होते थे वो कितने बढ़िया से महल बने हुए हैं। हम्पी कितना एक बहुत ही बढ़िया जगह है जो अब रूइंस बन गई है। लेकिन अल्टीमेटली इस जो प्लेजर को मैं डिराइव कर रहा हूं पढ़ने से, क्या मैं इसे मार्क्स में ट्रांसलेट कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, यही मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है, मेरी तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विजयनगर एम्पायर के बारे में मुझसे एमसीक्यू पूछा जाता है, मुझे मेंस के आंसर के अंदर उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में 10 से 15 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं, तो क्या मैं लिख पाता हूं या नहीं लिख पाता हूं, क्या मैं उसकी तरफ ट्रेन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये एक सिलेबस कंप्लीशन की निशानी है। सो ऑन अ डेली बेसिस, वट एवर टॉपिक्स यू आर कवरिंग, वेदर यू आर एबल टू इलस्ट्रेट वट यू थॉट इन 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वॉचिंग वीडियो और लिसनिंग टू द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू is only input, but what this exam expects from you is your output, which is fundamentally, जो कि बहुत सारे बच्चों में पाया गया है कि इस एस्पेक्ट पे कम काम किया जा रहा है। सॉल्विंग टेस्ट, मैंने बहुत सारे टेस्ट लिख लिए, क्या मैंने उन टेस्ट्स को एनालाइज किया? क्या मैंने प्रीलिम्स का जो 100 क्वेश्चंस वाला टेस्ट दिया, उसमें से 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, उन गलत क्वेश्चंस को मैंने रिवाइज करके अपने एरर्स की कॉपी में ऐड किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्या टेस्ट किया? ये टेस्ट भी कोई टेस्ट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बाद में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे करके मैंने साइडलाइन कर दिया, और जब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ के आ गया तो मुझे यही नहीं पता है कि उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, मुझे यही नहीं पता है कि उसके अंदर इलेक्शन पिटीशन के बारे में क्या प्रावधान है, तो क्या पढ़ा मैंने? इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस तरफ आ जाओ, लाइन के इस तरफ मत रहो, यहां मत रहो, यहां रहो। करंट अफेयर्स आपको ना चलाएं, आप करंट अफेयर्स को कंट्रोल करो। ये एक ऐसा मॉन्स्टर, ऐसा बीस्ट है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
क्योंकि हमने 100 के 100 प्रीलिम्स के आंसर नहीं देने होते। हमने 60 to 65 क्वेश्चंस को 90% एक्यूरेसी से अगर अटेम्प्ट कर लिया होता है तो हमारी जर्नी काफी सेफ्टी की तरफ जाती है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए हम बहुत जगहों पे बहुत चीजों से पढ़ने की कोशिश करते हैं, which also includes newspaper and making notes from it daily and then trying to memorize 300 to 400 days of notes, which is of no use. न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, प्लीज उस वीडियो को देखना। हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, स्लीपी क्लासेस करोगे सर्च तो मिल जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन, मिल जाएगा वो डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें मैंने बताया है कि न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितने पेजेस में से पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, नॉट फॉर व्हाट पर्पस न्यूज़पेपर इज टू बी रेड। यहां से यहां आने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं और मैं करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद कर रहा हूं इनफैक्ट अभी अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो बेसिकली जब सबको पता है कि पढ़ना क्या है, सबको पता है कि लेक्चर्स फ्रीली ऑनलाइन दुनिया में जीएस के, ऑप्शनल के अवेलेबल हो जाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग इसका प्रयोग कर पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो उस लेफ्ट साइड वाले ब्रैकेट में, डब्बे में आते हैं, क्योंकि पेपर आपके बिहाफ पे कोई नहीं देने वाला है। नो वन इज गोइंग टू गो देयर एंड अटेम्प्ट द पेपर ऑन योर बिहाफ, you have to do it yourself. So if someone is not preparing you for writing that answer, if someone is not preparing you to selecting that particular correct answer, they are just trying to show that हमें कितना आता है। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि मुझे या आपको पढ़ाने वाले टीचर को कितना आता है, मैटर ये करता है कि जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है उससे क्या आपके नंबर बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरा मकसद यही है, मेरा एजेंडा यही है कि मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के साइकिल से निकालूं वंस एंड फॉर ऑल। अब वंस एंड फॉर ऑल हम सक्सेसफुल की तरफ बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं कि आपको नफरत हो जाए इस एग्जाम से। वंस एंड फॉर ऑल यानी आप प्रीलिम्स और मेंस को अगले 5 महीने दे दो। सेकेंड फेज में मेंटरशिप के सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, 4 महीने तक सिर्फ प्रीलिम्स के एमसीक्यू करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करेंगे और प्री होने के बाद, निकालने के बाद हम वापस मेंस वाले मोड में आ जाएंगे और इसे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाएगा। यह आपके लिए मुश्किल होगा, हेक्टिक भी होगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट बिकॉज दिस एग्जाम डिमांड्स अ लॉट ऑफ परसिवियरेंस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट विद डायरेक्शन। कोशिश करना कि इस पर्टिकुलर बैच के बारे में, प्रोग्राम के बारे में हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे नंबर पे कॉल करके बात करना, क्योंकि मैं आज भी 4 से 5 स्टूडेंट से सुबह बात कर चुका हूं, आंसर राइटिंग का सेशन मैं ले चुका हूं स्टूडेंट्स के लिए, और मेरा जो आगे का एजेंडा है अगले 6 महीने का, 1 साल का इनफैक्ट, वो यही है कि बच्चों से काम की बात करनी है, जो उनको बेनिफिट करवाएगी पेपर में, सिर्फ वही बात करनी है। इधर उधर की बहुत सारी बातें करने वाले बहुत सारे आपको टीचर्स भी मिल जाएंगे, अशिक्षक भी मिल जाएंगे, who are not teachers actually, who are influencers, you will get them. But the idea is to make things work for you so that you get empowered to write answers, you get empowered to solve MCQs. और वो माइंडसेट डेवलप करते हैं हम अपने मेंटरशिप सेशंस के अंदर। जरूर इसकी डिटेल ले लेना एक बार कॉल करके। आप कॉल करके मुझसे बात करने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेरे से टीम आपको कनेक्ट कर देगी और आपको मैं फिर बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर 5 मंथ्स को, 6 मंथ्स को नेक्स्ट कैसे प्लान करना है। थैंक यू वेरी मच।